Welcome to Garima GRS Education. हेलो स्टूडेंट्स, आज चलेगा ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट रेडिएशन का ये जो चैप्टर चल रहा है, जो टॉपिक चल रहा है रेडिएशन का, उसी में है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब है कि एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग के टर्म्स में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। अब इस रेडिएशन के जो टॉपिक में दिया है ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो केवल इतना बताता है कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जैसे कांच है, पॉलीथीन है, ये पदार्थ जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे गिलास है, तो ये रेडिएशन को जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन करते हैं। सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, इसका मतलब ये है कि इनमें काफी टाइप की वेवलेंथ है, उनमें से कुछ वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ को ये रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो देखा ये गया है कि जो स्मॉल वेवलेंथ है, स्मॉल वेवलेंथ यानी कि लैम्डा को ये अपने अंदर से पास कर देते हैं, और जो लार्ज वेवलेंथ है उसको ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम कांच की दीवारों से एक ब्लॉक बना करके और इसमें पौधे लगाएं, यानी ऐसा पौधा अगर जो गिलास का हो, तो इसमें सूर्य का जब प्रकाश आएगा तो ये छोटी वेवलेंथ को पास कर देंगे और बड़ी वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पौधों से और यहाँ की जो अर्थ है, वहां से जब ये रेडिएशन निकलना चाहेगा तो बड़ी वेवलेंथ को यहाँ से भी नहीं निकलने देंगे और रिफ्लेक्ट कर देंगे। बड़ी वेवलेंथ को जब यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ से भी रिफ्लेक्ट कर देंगे, और छोटी वेवलेंथ को ऊपर से पास कर देंगे। तो ये बैक रेडिएशन इतने एरिया का एटमॉस्फेयर गर्म कर देता है। ठीक है, बैक रेडिएशन के कारण। तो इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। बाहर के सराउंडिंग से इसका टेम्परेचर अधिक हो जाता है। वैसे ये ग्रीन हाउस इफेक्ट फिजिक्स के अकॉर्डिंग तो इतना ही है, लेकिन जनरल टर्म में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो कुछ गैसें क्रिएट करती है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी पर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, ओजोन, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड और मेथेन, इस टाइप की जो गैसें हैं, इनकी एक लेयर है एटमॉस्फेयर में। तो जब यहां से सूर्य का प्रकाश आता है तो ये पृथ्वी पर, ये यहाँ पर ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी पर आता है इन्हें क्रॉस करके। तो एक लेयर है, थोड़ी नेचुरल है, ये पतली लेयर है। तो इसका जो बैक रेडिएशन है, यहां से जब पृथ्वी ठंडी होगी
तो ये जाने नहीं देगा, इसको पास कर देगा और वापस इधर से लौट आएगा। कुछ रेडिएशन यहाँ से भी ये लौटा देगा। तो इस तरह से पृथ्वी का टेम्परेचर नेचर के हिसाब से अपना मेंटेन है। अगर ये नहीं होती लेयर एटमॉस्फेयर में तो पृथ्वी का टेम्परेचर काफी कम होता, जो कि हमारे अडॉप्टेशन से बाहर होता, यानी हम सरवाइव नहीं कर सकते थे। अब कल कारखाने, इंडस्ट्रियल और ये बहुत सारी चीजें हैं, उनसे CO2 और CO वगैरह का, इनका जो ये जो गैसेस है ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली, इनका लेयर बढ़ गया है। तो जो विकिरण आने चाहिए वो भी नहीं आ पा रहे हैं। और जब ये यहां से जब ये पृथ्वी ठंडी होती है तो वापस से आ जाते हैं बैक रेडिएशन, बहुत ही कम क्रॉस कर पाते हैं। तो पृथ्वी का ये जो वातावरण है गर्म हो जाता है, इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, और ये होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण। लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वो बता रहा है कि कांच, पॉलीथीन ऐसे पदार्थ हैं जो छोटी वेवलेंथ को पास कर देते हैं और बड़ी वेवलेंथ को पास नहीं करते हैं। तो इसके अंदर का टेम्परेचर अभी बताया था, इसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है सराउंडिंग के अपेक्षा। तो ये आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व in black body radiation spectrum। ऊर्जा वितरण वक्र, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी को पहले समझिए कि ब्लैक बॉडी क्या है, एक बार पहले भी समझा चुके हैं। ब्लैक बॉडी, ये जरूरी नहीं है कि ब्लैक बॉडी काले रंग की ही हो। ब्लैक बॉडी का मतलब है कि जो भी इस पर रेडिएशन आ रहे हैं इन सबको टोटल एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर, उस वस्तु को हम ब्लैक बॉडी कहेंगे, ठीक है। तो यहां पर एक ब्लैक बॉडी रख लेते हैं और यहां से जब ये रेज निकलेंगी तो एक कॉनकेव मिरर है, इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगी। ये एक स्लिट है S, और यहां पर एक मिरर है कॉनकेव। ये स्लिट इस M2 मिरर के फोकस पर है, ये M1 है। तो यहां से इन किरणों को ये समांतर कर देगा, क्योंकि जो फोकस से किरणें आती हैं, ऑप्टिक्स का ये रूल है कि वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती हैं, और जो पैरेलल आती हैं वो फोकस पर मिल जाती हैं, ये कॉमन सा रूल है। तो यहाँ पर एक प्रिज्म है, रॉक साल्ट प्रिज्म, तो यहां पर क्या होगा, अपवर्तन होगा, रिफ्रैक्शन। और यहां पर ये आएंगी, एक कॉनकेव मिरर है, ऐसा ये एक्सपेरिमेंट है M3।
आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस होंगी, ये है आपका बोलोमीटर। बोलोमीटर में इसके सर्किट में करंट फ्लो करके हम इसकी इंटेंसिटी का पता लगा सकते हैं। तो ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रैक्टिकल है। ये है ब्लैक बॉडी, इसका जब ग्राफ लिया गया तो ग्राफ पर विचार करें, ये तो खैर एक्सपेरिमेंट है। इधर है वेवलेंथ लैम्डा और इधर है ई लैम्डा। ई लैम्डा का मतलब पहले भी बताया था कि ब्लैक बॉडी की उत्सर्जन क्षमता एक विशेष तरंगदैर्घ्य लैम्डा पर, ई लैम्डा। ई लैम्डा है ब्लैक बॉडी जो है हमारी, जो कृष्ण का है, उसकी उत्सर्जन क्षमता है विशेष तरंगदैर्घ्य लैम्डा पर। तो जब ग्राफ प्लॉट किया गया तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आया। अलग अलग तापों पर जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो इस लैम्डा पर है और इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी इस लैम्डा पर है। इसका मान लो 1500 के, टेम्परेचर इसका 2000 के, इसका है 2500 के और इसका है 3000 केल्विन और इसका आया है ये, और इसका जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है इसका आया है ये। कहने का मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है लैम्डा की वैल्यू कम होती जा रही है और ये जो लैम्डा है इसी को हम लैम्डा एम बोलते हैं। ये भी लैम्डा एम है, ये भी लैम्डा एम है और ये भी लैम्डा एम है। एक निश्चित ताप पर लैम्डा एम का मतलब है कि वह तरंगदैर्घ्य, निश्चित ताप पर वो तरंगदैर्घ्य जिसका कि उत्सर्जन सबसे अधिक होता है, क्योंकि बहुत सारी वेवलेंथ उत्सर्जित हो रही हैं तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का उत्सर्जन सबसे अधिक होगा। ई लैम्डा जिसके लिए सबसे अधिक हो उत्सर्जन क्षमता, जिस भी वेवलेंथ की होगी वही वेवलेंथ लैम्डा एम कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि वीन्स के डिस्प्लेसमेंट लॉ में काम आएगा लैम्डा एम। तो ये है आपका लैम्डा एम। तो हमने ये देखा इससे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ से कि जिस तरह से हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो लैम्डा एम निम्न तरंगदैर्घ्य की ओर खिसकता जाता है। ये इसका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। ठीक है, Thank you.